Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज 23rd, 4th और 5th यानी 23, 24 और 25 फरवरी का जो एग्जाम हुआ आपका उसका एनालिसिस है और ये लास्ट एनालिसिस है। हालांकि मैंने 22 को भी यही कहा था 22 को कि प्रॉबेबली ये लास्ट होगा, बट सोचा 3 दिन का और एनालिसिस कर लेते हैं। आगे 3 शिफ्ट्स और रहती हैं, मतलब 3 दिन और रहते हैं। शिफ्ट्स तो कई सारी हैं, 26, 27 और 28 सिलेबस से आ रहा है एग्जाम। और थोड़ा सा, इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी हो। ये 22 गलती से लिखा हुआ है, 23 है। और ऐसा भी नहीं है कि आप तुक्के में बहुत हद तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जिनके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हैं, अपना थोड़ा सा वहाँ पे पेडागोजिकल नॉलेज, अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, चाहे वो मेरी क्लास नोट्स की बुक रही हो, चाहे आप किसी भी प्रीवियस बैच में रहे हो, VOD आपने देखे हों, और स्पेशली अगर नए वाले सेशंस आपने अटेंड किए हैं तो फिर तो उससे बेहतर कुछ और नहीं है, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये तो रही बात एक छोटी सी। इसके अलावा अगर आपने जो YouTube वाले सेशंस हैं वो भी नहीं देखे, एनालिसिस और प्रैक्टिस वाले, वो भी आप देख जाइए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है ना। अभी तो मैराथन तो राधे नहीं करेंगे, तो मैंने कई दिन पहले अनाउंस कर दिया था। मैराथन की स्थिति लग नहीं रही है अभी, मुझे 1 महीना शायद और लगेगा चीज़ें नॉर्मल होने में। तो और फिर जो जितना भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो इनफ नहीं है। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती कि एग्ज़ाम बहुत टफ आ रहा होता है, या फिर हमें लगता है कि नहीं किसी भी हालत में करो या मरो वाली सिचुएशन होती, तो मैं फिर भी कोशिश करती मैनेज करने का। बट अभी मुझे लगता है कि इनफ चीज़ें हैं आपके पास। अगर आप क्वांटिटी कम करके क्वालिटी जो चीज़ें आपके पास हैं उनको मल्टीपल टाइम ठीक से देख लेते हैं तो मोर देन इनफ है चीज़ें। ऐसे कई लर्नर्स मेरे को फिजिकली भी मिले हैं, सामने भी, और ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन तो आप लोग पता नहीं कितने सारे फीडबैक डेली भेजते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। एक बार 28 मार्च के बाद मिलेंगे, कल के बाद, मतलब आज के बाद। हो सकता है इन बिटवीन सेशन आपका ना हो कोई, और फिर हम आगे का प्लान करेंगे कि कैसे हम लोग आगे तैयारी करेंगे या किस एग्जाम को टारगेट करेंगे, सीटेट का क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं जो बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, क्योंकि रिपीट बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फिर वहाँ रोल प्ले कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर रिपीटिशन है तो प्रीवियस शिफ्ट वाले जो हैं आंसुओं से रोएं। रोने की बात तो है, बट बहुत ज़्यादा रोने की नहीं है। तो ये 23rd, 4th और 5th क्वेश्चंस मैंने लिमिटेड लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपको पसंद आएगा। इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड से आप ले लीजिएगा। इसके अलावा सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे लर्नर्स को एक छोटी सी सूचना जो अभी तक मेरे पास है, मेरी हालांकि टीम से बात नहीं हुई है कई दिनों से, और 28 को आई थिंक सुपर टेट और यूपी टेट का बैच जो है आपका रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो रहे हैं करियरवेल ऐप पर। आ जाएं, क्वेश्चंस करें फटाफट से। बहुत बातें कर ली हमने, है ना। कहीं और से मत ले लीजिएगा, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स और चैनल्स एंड ऑल चीज़ें हैं जो कुछ बेच देते हैं, वो चलेंगी नहीं चीज़ें, फिर दिक्कत होगी। देखिएगा, क्वेश्चन है, इफ द चिल्ड्रन आर डूइंग एनी वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर बाय टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स और बाय यूजिंग द मटेरियल्स, देन व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज दिस। यानी बच्चे क्या हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, टीचर की प्रेजेंस वहां है, यानी टीचर इज देयर, और वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ मटेरियल्स के थ्रू सीख रहे हैं या बातें आपस में कर रहे हैं। तो ये बेहतर जो आंसर होगा इसका वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। रीजन यहां पर ये है कि ग्रुप की बात नहीं हुई है। जब हम ग्रुप्स में सिखाने की बात करते हैं तो आंसर कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव की तरफ चला जाता है। कोलैबोरेटिव में इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, कोऑपरेटिव के। कोऑपरेटिव में ये मान लो आपकी मतलब सहायता ज्यादा मिलती है आपको अपने पीयर्स से, अपने साथियों से, ठीक है ना। तो इस तरह की बात नहीं हुई है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। कई लोगों को लगता है कि आपने लास्ट सेशन में भी कई क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन थे आई थिंक, या 3-4 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने कहा है कि आंसर ये दोनों हो सकते हैं, बोर्ड पे डिपेंड करता है, या फिर अगर एक शब्द भी चेंज होता है तो चीजें बदल सकती हैं। तो वो मैं ये सपोज करके चलती हूँ कि ये जो लैंग्वेज है ये आप बिल्कुल सही भेज रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन किसी को डायरेक्टली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रह जाए ये जरूरी नहीं है। तो मैं उस बात के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क कर देती हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे ऑन स्क्रीन वहां एग्जाम में, तो उसकी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हल्का सा चेंज होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो सतर्कता बरतना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये किसी को भी पता थोड़ी, पेपर थोड़ी मिल गया है। जो लोग लिख करके लाते हैं बेचारे और वो आपकी मदद करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, तो ये उन्हीं से है कि उनको जो भी मेमोरी बेस्ड जितना याद रह जाता है, जितने ऑप्शन सही याद रह जाते हैं, तो ये आपकी भलाई के लिए। अदरवाइज मैं तो सिंपली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह के निकल जाऊं, है ना। तो वो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। फायदे हैं अगर एनालिसिस के, तो हल्का सा हमें सतर्क भी रहना है कुछ चीजों को लेके। डाइट्स की जब हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की, है ना, तो डाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये किसकी इमेजिनेशन थी या ये कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया। तो NEP 1986 जो राजीव गांधी वाली पॉलिसी थी, NEP 1986 में बात हुई है डाइट्स के एस्टेब्लिशमेंट की,
ठीक है, फिर आगे भी चलती रही है ये बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज, नहीं इससे पहले ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करेंगे। व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन करिकुलम एंड पेडागोजी, यानी पाठ्यचर्या और पेडागोजी के बारे में, यानी शिक्षण शास्त्र और करिकुलम पाठ्यचर्या के बारे में कौन सी एक बात सही है? ये कई लोगों को कंफ्यूजन होगा। कोई कह रहा है मैम यार आप कभी कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। राजेंद्र इतने सारे कमेंट्स हैं यार, काम की बातें कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लास्ट में पढ़ूंगी आज कमेंट, है ना। ये एक तरह से केवीएस के लिए लास्ट सेशन है जो हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे, ठीक है ना। कल मेरा पेपर है, सब कर लिया, आपके सारे वीओडी नोट्स, डर लग रहा है, विश मी गुड लक। देखो विवान, अब तक की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, जिन्होंने सच में पढ़ा है ना। अब किसी ने कोर्स लेके पढ़ाई नहीं करी हो और वो कुछ कहे तो उस पर तो फिर क्या ही कहें। जिसने कोर्स लेके पढ़ाई की है, वीओडी भी नहीं देखे अगर बाय चांस, और सिर्फ रिकॉर्डेड जो लाइव क्लासेस हैं इस बार वाली, वो भी देख लें बहुत अच्छे से, या कभी सीटेट के टाइम पे भी पढ़ा होगा, या जो प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पे हुए हैं उतना भी कर लिया होगा, मोर देन इनफ हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अब मोर देन इनफ मतलब अब इस समय के लिए जितना कम समय हमारे पास था, अदरवाइज जहां मेरिट जाती है वहां मोर देन इनफ कुछ होता तो है नहीं। मैम आपकी वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, अभी कितनी प्यारी बात है। मतलब मैं तो हो सकता है, मतलब मुझे पता भी नहीं आप लोग कहाँ से लिख रहे हैं। देखिएगा इससे वो जो मेहनत होती है टीचर्स की भी, वो भी सफल हो जाती है। खैर बहुत बातें नहीं करेंगे। व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन करिकुलम एंड पेडागोजी, संडे वार तक को हम मिल सकते हैं, आई थिंक संडे तो कर लिए, मुश्किल है थोड़ा सा बट आई विल ट्राई। तो व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन करिकुलम एंड पेडागोजी, पेडागोजी और करिकुलम के बीच में क्या सही स्टेटमेंट है, बताइएगा। तो इसमें अलग अलग जवाब दे रहे हैं लोग। देखिए करिकुलम पार्ट होता है पेडागोजी का, या पेडागोजी पार्ट है करिकुलम का। करिकुलम एंड पेडागोजी आर द सेम थिंग और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। इसमें जो बेहतर ऑप्शन है वो है करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ पेडागोजी। देखिए इसमें अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनकी बात थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट जनरली जो एक परसेप्शन है वो ये होता है कि आपकी पेडागोजी मतलब इन टोटल साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जनरली 3 चीजें लगा दी जाती हैं। एक हो गया करिकुलम, क्या कंटेंट्स होंगे या क्या एक्टिविटीज होंगी, वो हो गई करिकुलम की बात। दूसरा एक हो जाता है मेथडोलॉजी, यानी किन मेथड्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किस वे में डिलीवर किया जाएगा। तीसरी चीज हो जाती है एक तरह से सोशलाइजेशन, कि बच्चे का सामाजिकरण के लिए हम क्या एक्टिविटीज कराएंगे एंड ऑल। तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पे जो एक स्कूल ऑफ थॉट से चलती हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो पेडागोजी में ही तीनों चीजें आ जाएंगी, करिकुलम, मेथडोलॉजी और सोशलाइजेशन, डिपेंड करेगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी जस्ट साइंस ऑफ मतलब वे ऑफ टीचिंग नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनोदर्पण, ये जो मनोदर्पण स्कीम है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो 5+3+3+4 हर बार रिपीट होता नजर आ रहा है हमें, है ना। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ या साइको सोशल वेलबींग स्पेसिफिकली अगर एक चीज चूज करनी हो, क्योंकि सोशल नहीं यूज करेंगे या इमोशनल, या सबसे बेहतर यहाँ मेंटल हेल्थ हो जाएगा, क्योंकि साइको सोशल उसी में आ गया, ठीक है ना। साइको सोशल वेलबींग इसी के अंदर आ गया। आगे बढ़ेंगे, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक, क्योंकि किसी को पता नहीं है ये सेशन किस टाइम होगा। आज हमने काफी लेट सेशन लिया है और 2-3 दिन बाद लिया है, तो कई लोगों तक हो सकता है ये ना पहुंच पाए। देखिएगा, व्हाट इज द एज ऑफ कन्वेंशनल पीरियड इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन कम आता है, बट जो लेटेस्ट सेशंस रहे हैं उनमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक। तो कन्वेंशनल पीरियड की जब हम बात करेंगे, आपको पता है 3 तरह के लेवल्स हैं, है ना। प्री कन्वेंशनल, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक। इसको जनरली इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि ये आपकी चाइल्डहुड वाली स्टेज होगी, ये एडोलसेंस के शुरू होने से चाइल्डहुड के अंत वाली, और इसको अडल्टहुड। जनरली अगर हम इसको देखें सही रिसोर्सेज से, इसकी एज भी बहुत जगह पे अलग अलग मिलती है, 4 से 10, 10 से 13 और 14 तक, और ये आपका आफ्टर एडोलसेंस या एडोलसेंस से आपका अडल्टहुड तक, है ना। एडोलसेंस से 14 एंड अबव इसको कह सकते हैं, 14+, ठीक। पोस्ट कन्वेंशनल को, तो कन्वेंशनल यहाँ 10 से 14 जो है वो बेटर उत्तर होगा, है ना। क्लियर बात है। आगे बढ़ेंगे, कोई कह रहा है 28 को कौन से सेंटर पे आओगी। मोहम्मद, मैं अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, मेरी मदर की तबीयत खराब है उधर भी, और थोड़ा एक कल एक इवेंट है वो
करना ही पड़ेगा एक तरह से अटेंड, अदरवाइज तुमने कम से कम भी 10-12 इवेंट इस महीने कैंसिल किए हैं। देखिएगा, अ चाइल्ड हैविंग सिंबॉलिक थॉट, यानी बच्चे का जो सिंबॉलिक थॉट है वो किस स्टेज में आता है? तो सिंबॉलिक थॉट आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक। और प्री ऑपरेशनल में भी जो आपका, हाँ ठीक है, इतना नहीं पूछा होगा तो सिंबॉलिक पूछा, जनरली बात खत्म, नहीं तो इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं। आगे बढ़ेंगे, सिंबॉलिक क्या है भाई? ए फॉर एप्पल, एप्पल पढ़ के समझ पा रहे हो आप, सिंबल्स के थ्रू सीख पा रहे हो, लैंग्वेज सिंबल है। इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी साइंस और मैथमेटिक्स गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए कक्षा 10 तक कंपल्सरीली। ये बात किसने की है? तो सभी प्यूपिल्स के लिए गणित और विज्ञान का कंपल्सरी होना, ये बात कोठारी आयोग ने की थी, ठीक। फिर उसके बाद तो सभी पॉलिसीज ऑफ कोर्स शामिल करेंगी ही इसको, ठीक। आगे बढ़ेंगे, वो जो 1964-66 वाली पॉलिसी है जिसको कोठारी कमीशन कह देते हैं, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पे बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन पॉलिसी मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर गर्ल्स टू स्टडी साइंस एंड मैथ्स फॉर क्लास 9 एंड 10? ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे एनईपी 1964 हो जाएगा इस केस में। आगे बढ़ेंगे, अगर ये 64 वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फिर 86 पे जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि आगे वाली पॉलिसीज उस चीज को खत्म कर देती हैं अगर कोई अच्छा थॉट है तो। कुड चाइल्ड मेंटल इलनेस बी द कॉज, यानी विच कैन बी द कॉज ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल इलनेस, तो बच्चे के मानसिक रोग के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? ऑल द बेस्ट भाई अंगिनी, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। फैमिली, देखो सबसे ज्यादा जो है यहाँ परिवार की बात होगी, क्योंकि परिवार हिस्सा है सोसाइटी का, एक मिनिएचर वर्जन है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। यहाँ से फैमिली जो है ज्यादा इनिशियली हम यहाँ पे कॉज मान करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुको, अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, अगर ये क्वेश्चन कुड चाइल्ड मेंटल इलनेस बी द कॉज, कॉज क्या हो सकता है? तो कॉज बॉडी कॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर इस तरह से ही ऑप्शन दिया हुआ है तो बॉडी कॉन्शियसनेस कैन बी द कॉज, कि बच्चा जो है बहुत बॉडी कॉन्शियस है तो वो चीज उसके लिए कॉज बन सकती है। डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन पे, स्पेशली सतर्क रहिएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा है ना। तो उस केस में तो फिर बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि कॉज नहीं हो सकती फैमिली, हमेशा क्रिएट हो सकता है वहां से भी, अगर वो उस तरह का रीजन यहाँ गिवन नहीं होता तो। आगे बढ़ेंगे, विच वन इज फिजिकली डिसेबल्ड, या फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सी है? डिसलेक्सिया फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती, आपको बच्चे को देख के पता भी नहीं लगेगा। ईशान अवस्थी तारे जमीन पर का याद कीजिए। डिस्ग्राफिया भी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती, लिखावट में प्रॉब्लम। ऑटिज्म फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, सेरेब्रल पाल्सी इज दी फिजिकल डिसेबिलिटी। हम यहाँ कहेंगे मूव करने में भी दिक्कत होगी, वो जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा को याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू विच वन? डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? तो हमें पता है इलेजिबल राइटिंग से, यानी इस बच्चे की राइटिंग जिसको डिस्ग्राफिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म सैमुअल किर्क ने दिया 1960s में, वो उसकी राइटिंग इलेजिबल होती है, यानी आप पढ़ नहीं सकते, इसकी राइटिंग लेजिबल नहीं है, पढ़ने योग्य ही नहीं है। आपको चींटी और पता नहीं क्या क्या मिलेंगे उसकी राइटिंग में, आप पढ़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स के समान ही मानिए, डॉक्टर्स की राइटिंग तो फिर भी उनके आसपास के जो अप्रेंटिस होते हैं वो पढ़ लेते हैं, या केमिस्ट वाले पढ़ लेते हैं, इनकी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये खुद नहीं पढ़ पाएंगे अपनी राइटिंग। डेवलपमेंट इज, यानी विकास क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है लगभग हर एक दिन। इरिवर्सिबल क्वालिटेटिव चेंजेस हम यहाँ कहेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं हो सकते, या तो बोथ लिखा हो या फिर आपका ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल चेंजेस इज रिलेटेड टू, यानी व्यवहारात्मक परिवर्तन किससे संबंधित होते हैं? तो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होंगे, आपके व्यवहार जो है आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होता है। हेरिडिटी से भी होगा बट उतना नहीं, टेम्परामेंट आपका हेरिडिटी से, लेकिन ओवरऑल बिहेवियर जो है एनवायरमेंट का उस पर बहुत प्रभाव रहेगा। विच वन इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? तो हमें पता है स्कूल, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है यहाँ पे, ठीक है। बोथ हो तो बोथ लगा देना वहां पे। अगर ये लिखा हो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इरिवर्सिबल चेंजेस, दोनों यही बेस्ट है फिर तो, बोथ तो है ही, है ना। सिर्फ एक चूज करना हो तो क्वालिटेटिव आप डेवलपमेंट के नाम पे, क्वांटिटेटिव ग्रोथ के नाम पे। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, तो इन सब में तो भाई यही बेहतर है। कॉग्निटिविज्म होता तो हम सीधा सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा देते, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम बच्चों को एक्टिव ही रखते हैं, लेकिन अगर लर्निंग बाय डूइंग है तो बी ऑप्शन मच बेटर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ये कंस्ट्रक्टिविज्म वही है जिसपे एनसीएफ बेस्ड है, जिसकी बात पियाजे, वाइगोस्की, इवन कुछ हद तक इनडायरेक्ट अगर हम देखें उनकी एक्टिविटीज तो जॉन डुई भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखने की बात करते हैं। क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, यानी प्रोग्रेसिव स्कूल्स की क्वालिटीज,
देखते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल्स वही जिनको लैब स्कूल्स कहा गया, जॉन डुई ने या जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने खोले स्कूल्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर शिकागो में। तो क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, तो स्कूल एनवायरनमेंट जो कि थ्रेटनिंग ना हो, कंफर्टिंग हो बच्चे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्वायरिंग माइलस्टोन एट रेगुलर स्टेजेस, यानी हर एक स्टेज पे कुछ माइलस्टोन होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, और ये सोशली बनाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सेम ही हो, अलग अलग सोसाइटी और कल्चर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैविंगहर्स्ट के डेवलपमेंटल टास्क हम पढ़ भी चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग कम्स अंडर, यानी लर्निंग बाय डूइंग किसके अंदर आएगा? तो अगर इसको टू बी प्रिसाइज देखें तो ये आंसर होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि बच्चा अनुभवात्मक तरीके से सीख रहा है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होता ही है। तो इस पे मैं आपको एक उत्तर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इसमें ये टोटली बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्टिविटी बेस्ड मान रहे हैं या फिर एक्सपीरियंशियल। एक्टिविटी बेस्ड एक ऐसा आंसर है जो ज्यादा इंक्लूसिव है, लर्निंग बाय डूइंग से ज्यादा इंक्लूसिव है। तो ये इट टोटली डिपेंड्स के किस तरह से वो उसको देखना चाहते हैं। बट आप ए लगा के आइएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही हो जाए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड के अंदर ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात कर रहे हैं सिलेबस में, तो एटलीस्ट। बाकी तो इंतजार ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्या कहता है भाई? प्रोजेक्ट मेथड कहता है ये किस पे बेस्ड है? तो प्रैग्मेटिज्म पे। ये हमने बहुत बार बात की है। प्रोजेक्ट मेथड को दिया है W.H. किलपैट्रिक ने, जो प्रभावित थे किससे? जॉन डुई से। जॉन डुई क्या है? प्रैग्मेटिज्म के एक बहुत बड़े नाम है ना। किलपैट्रिक ग्रुप में बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का मेथड है जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिव होता है। ड्राइविंग अ कार, कार चलाना एक कैसी एक्टिविटी है? अब आपको पता है, आपने क्या पढ़ा है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव होती है दिमाग से संबंधित, अफेक्टिव होती है इमोशंस से संबंधित, साइकोमोटर होती है साइकी यानी मन और फिजिकल एक्टिविटी। मोटर जहां आ गया मतलब गत्यात्मक या गति हो रही है, ये मान लीजिए। तो जब हम साइकोमोटर की बात करेंगे तो ड्राइविंग क्या है भाई? दिमाग का यूज कर रहे हो, लेकिन सिर्फ दिमाग का यूज करोगे ड्राइविंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही सोचा करो जब भी फंसो ना, कि अगर सिर्फ दिमाग का यूज करूं तो क्या ड्राइविंग हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स मोटर एस्पेक्ट भी आएगा। ठीक, तो हम कहेंगे ये क्या है? साइकोमोटर डोमेन में आएगी। ठीक, अगर कोई चीज है जो थिंकिंग से रिलेटेड है वो कॉग्निटिव में आएगी, कोई फीलिंग से रिलेटेड है तो अफेक्टिव में आएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ मैचुरेशन इन लर्निंग, और अगर रोल ऑफ ड्राइविंग का पूछ ले ग्रॉस और फाइन में, तो ग्रॉस मोटर स्किल। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पे भी क्वेश्चंस आए हैं, वो हल्के क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं है, मतलब अवॉइड किया है, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप जन्म से करते आ रहे हैं आज के समय पे, है ना। रीट लेवल 2 का पेपर भी साइकोलॉजी सॉल्व करवाओ प्लीज। चलो आप मेरे को पेपर भेज देना, मैं कोशिश करूंगी बीच में समय निकाल करके। 140 में हो जाएगा सर 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। अंकुश, अभी कुछ भी कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, मेरिट हाई की तरफ ही जाएगी, लेकिन कितना हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है, ये अभी नहीं कह सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब स्कोर है आपका या बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट लेट्स सी क्या होता है, आप किस कैटेगरी में, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। अभी से आप चिंता मत कीजिए, अभी कुछ दिन 2 4 6 दिन 1 हफ्ता अपना एंजॉय कीजिए, जिनका पेपर हो गया आगे की प्लानिंग कीजिए, और थोड़ा सा अब छोड़ दीजिए, ये आपके हाथ से बात निकल चुकी है। अगर आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप थोड़े कम कॉन्फिडेंट हैं, देखना चाहते हैं आंसर की वगैरह आ जाए, तो थोड़े दिन रुक जाओ, फिर शुरू कर दीजिए। रोल ऑफ मैचुरेशन हम भी करा देंगे। रोल ऑफ मैचुरेशन इन लर्निंग, यानी परिपक्वता की क्या भूमिका है सीखने में। डिटर्मिन्स रेडीनेस इन लर्निंग, यानी कितने तत्पर हैं आप, ये डिटर्मिन करती है मैचुरेशन। बात तो सही है। फैसिलिटेट्स अचीविंग माइलस्टोन्स, ये बात भी सही है। प्रमोट्स मेमोरी, ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं। मैचुरेशन क्या? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड है। भाई मेरे हाथों में अगर जान नहीं आई तो आप पेन पकड़ के लिखना नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन एज के साथ आती है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। अंदर छिपे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनफोल्ड होते हैं टाइम के साथ, उसको मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां मैचुरेशन का रोल क्या है लर्निंग में, तो हम कहेंगे ये रेडीनेस लेवल डिटरमिन करती है लर्निंग में। फैसिलिटेट, इन दोनों में यहां पे एक टक्कर रहेगी, क्योंकि हल्का सा भी अगेन लैंग्वेज चेंज इस बात को बदल सकता है, क्योंकि फैसिलिटेट्स अचीविंग माइलस्टोन्स, ऑफ कोर्स माइलस्टोन्स अचीव करने में फैसिलिटेशन होगी मैचुरेशन से, लेकिन क्योंकि लर्निंग की बात हो रही तो जरूरी नहीं है कि सारे माइलस्टोन्स सिर्फ इसी एक एस्पेक्ट में हो। ठीक है ना। रेडीनेस लेवल तो जो है वो डिटरमिन करती ही है। ठीक, तो आप इसमें जो आपका मन करे अक्कड़ बक्कड़ करके लगा करके आ सकते हैं,
है ना। और अगर मैं बात करूं मेरे अनुभव के अनुसार, जो बोर्ड जिसको इसको किस एंगल से, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन है तो कई बार किस थॉट ऑफ किस फ्रेम ऑफ माइंड से वो क्वेश्चन बनाया गया है उस चीज का बहुत असर पड़ता है ना। तो डिटरमिन्स रेडीनेस इन लर्निंग, यानी रेडीनेस कितनी है, हाँ ये भी होगा, सुनिश्चित की जाएगी, मैचुरेशन आ गई है जितनी। भाई बच्चे के पैरों में अगर जान नहीं, जबरदस्ती थोड़ा ना साइकिल पे बैठा देंगे, तो मैचुरेशन से ये डिटरमिन करते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं। और अचीविंग माइलस्टोन्स, हाँ ये बात भी सही है, तो हम इसको लेकर के चलेंगे बी को, बाकी देखेंगे क्या रहता है। अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज हो तो आप अपने अनुसार इसमें आंसर लगा के आइएगा, इसको डाउट वाले बॉक्स में डाल लीजिएगा, है ना। बिगेस्ट चैलेंज इन टेकिंग इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ इन स्कूल्स, मेंटल हेल्थ के लिए इनिशिएटिव लेने में दिक्कत क्या है स्कूल्स में, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं बैच में। क्या है सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। प्रोफेशनल काउंसलर्स तो हैं लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं कि प्रोफेशनल काउंसलर्स की कमी है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं, बी ऑप्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ओवरऑल कमी है देखा जाए तो। आईसीटी हेल्प्स स्टूडेंट्स इन, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बच्चों को किस चीज में मदद देती है, अटेंशन में, इंटरेस्ट में, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, पीयर इंटरेक्शन भी होता है इसकी वजह से, लेकिन जो बेहतर ऑप्शन है वो क्रिएटिविटी एंड न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग, ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अचीविंग टारगेट टू एफएलएन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो टारगेट है वो कब तक अचीव करना है। तो मुझे लगता है आपके पेपर में जो है 2025 ही आ रहा है ऑप्शन में, और 2025 ही इस केस में सही होगा, क्योंकि एनईपी में जब इनिशियली मेंशन्ड था तो 2025 था, लेकिन अगर आपके पेपर में 2026 मेंशन्ड है तब 2026 सही है, क्योंकि बाद में इसको एक्सटेंड किया गया है कि जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो निपुण स्कीम है ना, उसमें अगर हम देखें कि बच्चे ग्रेड 3 तक, यानी ग्रेड 3 तक यानी 9 साल से पहले पहले लिखना पढ़ना, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स गणित की सीख पाएं, उसमें भी जो 3 से 6 वर्ष ECCE के लिए, जिसको हम फाउंडेशनल पीरियड कहते हैं या बाल वाटिका या आंगनवाड़ी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यानी कक्षा 2-3 तक उनको चीजें आ जाएं बेसिक। व्हाट इज मेन एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मैच्योरिटी का मेन एलिमेंट क्या है, लर्निंग है, प्ले है, सिंगिंग है, तो इन सब में बी ऑप्शन। लर्निंग बहुत ही, लर्निंग और मैच्योरिटी हैंड इन हैंड चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को। अफेक्टिव डोमेन इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, अफेक्टिव समझ जाइए, इमोशंस की बात हो रही है, इसको कोनेटिव भी कह देते हैं, BS ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोनेटिव भी कहते हैं या भावात्मक कौशल भी कह सकते हैं। तो ये फीलिंग से रिलेटेड है इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये फीलिंग एस्पेक्ट से। थिंकिंग स्विमिंग तो होगा ही नहीं, स्विमिंग हो जाएगा साइकोमोटर से, जो कैप में आपका साइकोमोटर है, और थिंकिंग हो जाएगा कॉग्निटिव एस्पेक्ट से। क्राइंग भी अफेक्टिव का ही हिस्सा है, लेकिन फीलिंग्स से ही आता है ना क्राइंग, तो अब ये टोटली डिपेंड करेगा किस थॉट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ एनी डे जो है वो फीलिंग है, आप फीलिंग लगा के आ सकते हैं, मैं इसको लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन RTE 2009 सेक्शन 19, ठीक है ना, RTE 2009 में सेक्शन 19 में किसकी बात हुई है, ये सेक्शन एक बार इंटरनेट से भी पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 18 में बात हुई है प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, यानी वो स्कूल्स जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, चाहे CBSE हो चाहे कोई संस्था हो, उनको नहीं रखना चाहिए, उनको काम नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात है, उनको नहीं फंक्शन करने देंगे हम। लेकिन 19 में इन्होंने इसी से रिलेटेड एक बात कही है कि स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन करने का एक टाइम दिया गया है स्कूल्स को, जो RTE के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते जो स्कूल्स, वो उसको ठीक कर लें, उस लेवल तक ले आए। ये बात 19 में हुई है, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास यहां नहीं है, तो हम इसी के आसपास का ऑप्शन लगाएंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड स्कूल, और इसी के बारे में चर्चा की गई, इसी को एक्सटेंड किया गया है सेक्शन 19 में भी, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है जिसने ये क्वेश्चन जिन्होंने भेजा हो वो उस तरह से ना उस चीज को बता पाए हो। आते हैं, ये है आपका 24 वाली डेट का एक छोटा सा, मैंने ये ले लिया था स्क्रीनशॉट, पढ़ा तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और मेल्स होते हैं। देखिएगा इसमें एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मुझे लगा था, एक है आपका विच इज द नेचर ऑफ द ग्रोथ, तो एक क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है, मेजरेबल होती है। क्या होती है, मेजरेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है। और अगर हम बात करें एजुकेटिंग स्टूडेंट आफ्टर स्कूल, तो ये किस सेंस में पूछा गया है, इसका हमें बिल्कुल ऑप्शंस का अता पता नहीं है। मैचुरेशन क्या है, तो हेरिडेटरी प्रोसेस है, अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर टाइम या एज, विद एज। गुड और बैड रेफर्स टू, तो मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये मॉरल डेवलपमेंट नैतिकता में आता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक।
टेलिंग ट्रूथ इज विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट, अगेन मॉरल डेवलपमेंट हो गया कि सच बोलना चाहिए, कहां से आया, नैतिकता से आया, है ना। फिर आता है आपका एम्स ऑफ एईपी, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है ये, एक बार इसको पढ़ के जाइएगा कि हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चे किस तरफ बढ़ें, कैसे वो एडोलेसेंस फ्री फील करें, है ना, कैसे हम उनको एक एक्सेप्टेबल माहौल दे पाएं जहां से वो अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएं। सोशल डोमेन्स की बात हो रही है आपके सीखने की, तो उसमें कोऑपरेशन हो गया, घुलना मिलना, एडेप्टेशन इन आपकी सोसाइटी। एनईपी 2020 एज फ्रेम 5+3+3+4 में एज का क्या हिसाब होगा, इसको अभी बात करेंगे। इस पे परख, जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ये मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया, एनईपी के सेशन में भी आपने ये देखा होगा, मैंने डिस्कस किया है। तो परख एक असेसमेंट टूल है या एक फ्रेमवर्क है, आकलन का एक तरीका है जिससे 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट, है ना, होलिस्टिक असेसमेंट या 360 डिग्री बच्चे को हर पक्ष में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, हर पक्ष में आप जान पाए, तो होलिस्टिक असेसमेंट हो पाए, उसके लिए परख एक सिस्टम लगाया इन्होंने असेसमेंट का, एक इवैल्यूएशन का। एजुकेशन इज फ्री फॉर क्लास 7th इज अकॉर्डिंग टू विच एनईपी। तो ये यहाँ पे जो बात है आपकी, ये मतलब एग्जैक्टली 7th नहीं 8th होगा, और क्या पूछा है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जनरली आरटीई के बारे में ही क्वेश्चन होता है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हो गई। इसके अलावा हम बात कर रहे थे एईपी की, इसी की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो एईपी को एक बार पढ़ लेना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या इसके उद्देश्य हैं, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ें, बैच से पढ़ें, है ना। एईपी के बारे में, एडोलेसेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो है किशोरावस्था के किशोरों के लिए है, और ये आपको आराम से मिल जाएगा, एक मैनुअल मिल जाएगा सीबीएसई का भी, जिसको आप थोड़ा सा और पढ़ के जा सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ किस चीज की, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपका 3 से 6 वाला हो गया, मतलब जो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है आपका वो एडोलेसेंस तक हो जाता है, और शुरू के 5-6 वर्ष में ही कम से कम 85 से 90% दिमाग शुरू के आपका जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है वहां तक हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट एडोलेसेंस में होता है, एडोलेसेंस में। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। इसके अलावा कोई फ्रेमवर्क एज वाली बात पूछ रहा था, 5+3+3+4 देखते हैं। फाउंडेशनल पीरियड, फिर प्रेपरेटरी, एफपीएमएस, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी। अब इसमें हमें पता है कि ये 5 साल जो हैं इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है 3 और 2 के हिसाब से। जो इसमें 3 साल हैं शुरुआत के, 3 साल तक मतलब 6 साल, 3 से 6 वर्ष वाली जो एज है बच्चे की, उसमें बाल वाटिका या आंगनवाड़ी जिसको हम कह रहे हैं, फाउंडेशनल पीरियड ईसीसीई, तो हम कहेंगे 3 से 6 वर्ष। फिर वो 6 से 8 वर्ष में कक्षा 1 और 2 कंप्लीट कर लेगा। ठीक, फिर ये जो 3 साल हैं इसमें वो तीसरी, चौथी और 5वीं यानी प्राइमरी स्टेज 3rd to 5th कंप्लीट कर लेगा। कब? 6 से 9 या 10 वर्ष के बीच में। फिर वो जो आपकी मिडिल स्टेज है 8th क्लास तक, वो यहाँ जो 14 वर्ष के आसपास तक का पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ 14 से 16 या 17 के बीच में सेकेंडरी स्टेज। तो इसको आप अपना दिमाग लगा करके वहां पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑटिज्म आपकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही पता लग जाता है अगर बच्चे को ऑटिज्म है। शुरुआत के जीवन के आपके जो 8-10 साल हैं उसमें अगर पता लग रही है कोई चीज कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, तो वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में जाती है। इसके अलावा अब किसी का कोई और सवाल हो, कोई जवाब आपको लगता हो कि मिल जाएगा, या कोई और समस्या हो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। घबराना आपने है नहीं, इतने सारे पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, लोग पेपर देके आके खुशी हो रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है। थोड़ी बात घबराहट सबको है, बट वहां जब सामने क्वेश्चन होगा और आपने जो चीज पढ़ी है अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, दिमाग लेके जाओगे साथ, है ना, आराम से। ईवीएस में जो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई लोगों ने मुझे भेजा झूम फार्मिंग एंड ऑल, जो हम सीटेट में पढ़ा करते थे, उसकी वीडियोस भी है, मैराथन भी है ईवीएस का, तो वो भी आप देख करके जा सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड है बाकी चीजें। आशीर्वाद क्या प्रदीप जी, पूरी इमोशंस, बेस्ट विशेस, जो भी हो सकता है वो सब आप लोगों के साथ ऑलरेडी है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी रात को इतनी संख्या में जुड़े। कल मिलेंगे, मतलब कल तो नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, वैसे संडे वार्ता है, कल हो सकता है मैं संडे वार्ता कर लूँ, एक इवेंट में जाना है जरूरी, उसके बाद हो सकता है ना भी करूँ। फिर तो हम 28 को ही मिलेंगे, 28 के बाद मिलेंगे अगर कल नहीं मिले तो, ठीक है ना। चलिए फिर बाकी ऑल द बेस्ट, मस्त तरीके से पेपर करके आइए, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। कोई कह रहा है आपका ही समझ आता है, प्लीज रेगुलर क्लास ले लीजिए। आकाश, जो क्लासेस कराई हैं, जो हुई हैं, चाहे वो यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो, चाहे वो बैच में क्लासेस हो, इतना आप कर लीजिए इस समय पे, है ना। वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इस टाइम पे
वर्क कर जाएगी, ये बात मैं नहीं कहती, मैं और बड़े बड़े सेशंस भी लगा देती अगर वो जो फीडबैक मुझे आपसे मिल रहा है अगर वो नहीं मिल रहा होता, या मुझे लगता कि पेपर ऐसा आ रहा है दुनिया से अलग कि पता नहीं क्या कर दें अभी इस टाइम पे। घबराना नहीं है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें आप अपनी पेडागोजिकल नॉलेज लगा सकते हैं, बच्चे को सेंटर में रखिए, है ना, बच्चों को एक्टिव रखिए। ठीक, मैंने ईवीएस की एनसीईआरटी के लिए आपका वीडियो ही देखा है। चलिए, बहुत बढ़िया काजल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल में मतलब मिलेंगे होपफुली जल्दी ही, और संडे वार्ता के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं इंस्टाग्राम पे पूछूंगी ऑफ कोर्स। चलिए, टेक केयर, बाय। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की तैयारी आपकी पेडागोजी में स्पेशली आपको हेल्प मिलती रहेगी। इसके अलावा वही जो सुपर टेट और यूपी टेट के बैच हैं वो आपके 28 से स्टार्ट होंगे करियर विल ऐप पर। इसके अलावा तो और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हम इतने कम दिनों मतलब कई दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, 2 दिन बाद मिले हैं, तो मुझे ऐसा और कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कराया हुआ आ रहा है। थैंक यू सो मच नीरज, ये मेरे लिए बहुत ही सुकून की बात है ना, ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट टाइम रहा है पिछला 1-1.5 महीना, और आप लोग के लिए भी एक क्रिटिकल टाइम रहा, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश तो बहुत रही है, अब वो चीज़ बैलेंस हो गई है फाइनली। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ये PDF आपको इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी।